सभी को नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के योगाचार्य डॉक्टर उमेश शुक्ला सर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। कैसे अभ्यास किस आसन का किस प्रकार किया जाता है, इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है। और जब बच्चे इनसे शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकलते हैं तो यही कहते हैं कि हमारे पास जो अभ्यास का नॉलेज है वह कभी हम उसे भूल नहीं सकते। तो इसी क्रम में हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर उमेश शुक्ला सर से, चूँकि योग का मंथ भी चल रहा है, 21 जून आने वाला भी है, और हमें एक योग शिक्षक की तलाश भी थी जो इस पर अपनी बातों को रखें और जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हों। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर उमेश शुक्ला सर से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा जो व्यवहारिक है। उस प्रश्न में मेरा सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि सर, आपके द्वारा पढ़ाने में सबसे पहले अनुशासन का ध्यान दिया जाता है। चाहे आप योगाभ्यास कराएं, चाहे आप क्लास में लें, कोई भी कक्षा आप जब संचालित करते हैं तो सबसे पहले आप अनुशासन का प्रथम पालन करते हैं। जैसा कि पातंजलि योग सूत्र में कहा भी गया है, अथ योगानुशासन। महर्षि पतंजलि ने आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद अनेकों प्रकार की चीज़ों को बताने से पहले अनुशासन का उन्होंने जिक्र किया, और उसी चीज़ को हमारे डॉक्टर उमेश शुक्ला सर सबसे पहले पालन करते हैं। तो इसके बारे में सर आप बताइए कि आप अनुशासन सबसे प्राथमिकता क्यों देते हैं? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। जैसा कि हमारे प्रश्न किया, अथ योगानुशासनम, क्योंकि महर्षि पतंजलि जो योग के प्रणेता कहे गए हैं, जो एक आधार मान करके आज पूरे विश्व में योग अपना परचम फहरा रहा है, तो पहला सूत्र अथ योगानुशासनम, जहाँ पे अनुशासन की बात कही गई है। एक योग का विद्यार्थी अगर अनुशासित जीवन शैली को अपना करके योग के जितने भी एस्पेक्ट हैं उनका अगर अभ्यास करेगा तो वो निश्चित है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होगा। मेरा यह विचार है कि मैं इसलिए अनुशासन की बात करता हूं कि मनसा वाचा कर्मणा, अगर मैं अपने जीवन को पूर्ण, पहले तो स्वयं अपने आप को अनुशासित मैं करूं। अगर मैं अनुशासित अपने आप को नहीं कर सकता हूं तो दूसरे विद्यार्थियों को मेरा शिक्षा देना वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो विद्यार्थी स्वयं कैसे अनुशासित रह सकते हैं। तो इसलिए मेरी जो प्रथम क्लास होती है, प्रथम जो शुरुआत होती है, तो मैं कुछ दिन उनको अनुशासन कैसे रहा जाए इस को बताने का प्रयास करता हूं। और मैं समझता हूं कि विद्यार्थी भी इससे असहज नहीं होते हैं, बस उनको सही तरीके, देखिए वो तो एक अननोन होता है, वो उसको जानकारी नहीं होती है, और उसको जानकारी देना मेरा परम कर्तव्य है प्रथम, कि कैसे हम अनुशासित रहें। चाहे वो क्लास हो, चाहे मेरा खान पान हो, चाहे मेरा रहन सहन हो, यानी हर स्टेप पे अनुशासन की बात कही गई है। क्योंकि पूरा मेरा जीवन दर्शन अगर देखें तो जीवन दर्शन ही अनुशासन के अंतर्गत आता है। अब मैं ना रह पाऊँ अलग की बात है, लेकिन रहना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि अनुशासन इन्होंने परिभाषित किया छोटे शब्दों में, लेकिन अनुशासन को बहुत अच्छी चीज़ से जिक्र करी। दूसरा प्रश्न मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर, ज़्यादातर शिक्षक जब अध्यापन के क्षेत्र में आते हैं तो एक ऊर्जा के साथ आते हैं, एक उत्साह के साथ आते हैं अपने सब्जेक्ट में, लेकिन धीरे धीरे वर्ष दर वर्ष उनके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी होने लगती है। लेकिन मैं जैसा देखता हूँ, आपके अंदर जितना उम्र बढ़ रहा है उतना ही योग के प्रति, यानी योग को पढ़ाने के प्रति आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा बढ़ती ही जा रही है। जब भी आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ प्रवेश करते हैं। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंटलिटी प्रभाव पड़ता है और उस अपने अभ्यास को कर पाने में और अच्छे से सक्षम हो पाते हैं। इसके बारे में सर आप क्या बताएंगे कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया अखिलेश जी ने, कि जहाँ तक ऊर्जा की बात है, देखिए योग हमारे, जब मैंने लगभग 1984 में जब विश्वविद्यालय का छात्र था तो तभी से मैंने योग प्रारंभ कर दिया था। और आज शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में मैं 97-98 में विश्वविद्यालय में मेरा पदार्पण हुआ है। चूँकि मैं एक ऐसे परिवार से रहा हूँ जहाँ पे पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही बहुत अनुशासित रही है,
और हमेशा नित्य प्रति मूल्यों के प्रति ज़्यादा मेरा विश्वास था कि हम हमेशा, अगर मैं स्वयं ऊर्जावान नहीं हूँ तो हमारे जो विद्यार्थी होंगे वो ऊर्जावान कैसे रहेंगे। प्रथम तो ये है। दूसरी चीज़ है कि मैं योगाचार्य यानी शिक्षक जरूर हो गया हूँ, लेकिन प्रथम मैं अपने आप को नित्य प्रति आज भी अपने आप को एक बेसिक लेवल पे विद्यार्थी ही मैंने अपने आप को जाना है। और विद्यार्थी जीवन व्यतीत करने के कारण मैं हमेशा ऊर्जावान बना रहता हूँ। नित्य प्रति जिज्ञासा बनी रहती है कि आज मैं कुछ नया करके बताऊँ और नया जानने की। अधिकतर ज़रूरी नहीं कि मैं सारी चीज़ों का ज्ञाता हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में अभी तक के उसमें मैंने अपने विद्यार्थियों से ही कुछ ना कुछ प्रतिदिन अवश्य सीखा है, क्योंकि विद्यार्थी ही टीचर का सबसे बड़ा टीचर है। वो मैं उसको टीचर मानता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन जब करेगा तभी तो मैं उसका ज्ञान प्राप्त करूँगा, तभी मैं उसको बताऊँगा। तो मैं अपने आप को कभी यह नहीं समझा कि मैं टीचर हूँ, और जिसके कारण मुझको एक देखिए कहीं ना कहीं तो संतोष करना ही पड़ता है। मैं कहते हैं संतोषम परम सुखम जो कहा गया है, तो संतोष अगर जिसके मन में होगा वो फिजिकल और मेंटल उसका लेवल बड़ा सामान्य रहेगा और वो हमेशा ऊर्जावान रहेगा। मैं दूसरों को क्यों देखूँ, मैं अपने आप को, कहते हैं योग में यही कहा गया है कि आप जो इन बाह्य चक्षुओं के द्वारा जो बाहर को देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, तो आप स्वयं अपने अंदर देखिए। अपने अंदर जिसने देख लिया वो नित्य प्रति ऊर्जावान रहेगा। उसको किसी अन्य व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहेगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तभी कहा गया कि अपने आप को देखो। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने भी यही कहा है कि आप स्वयं को पहचानो, अपने आप को पहचानो, दूसरे को मत देखो। और मैं समझता हूँ कि यह तो स्वयं को जानने, जितना आप स्वयं को जानते जाएंगे उतना आप हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे। जो तो एक, अब मैं अगर चाह लूँ मेंटली कि नहीं अब कुछ बचा नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हतोत्साहित होना ठीक नहीं है। हमेशा सुबह हो, जैसे कि सूर्य निकलता है, सूर्य की रश्मियाँ निकलते हैं अरुणोदय काल जिसको कहा गया है, और सूर्य अपने तरोताज़ा होकर निकलता ऊर्जा, वो अगर ऊर्जावान नहीं रहेगा तो कैसे अपनी ऊर्जा को उसमें सभी को देगा। तो कहते हैं कि इसीलिए सुबह उठ करके ऊर्जावान ही होना चाहिए। आपका चेहरा देख ले कोई और उसको देख करके वो प्रभावित हो जाए, उससे बहुत ऊर्जा मिलती है। हम कहें वो अलग का है, लेकिन हमको देख करके, अगर मैं हमेशा, जैसे एक डिफेंस का व्यक्ति होता है मिलिट्री वाला, जब हम उसको देख लेते हैं तो एक अंदर से सिहरन सी उठती है कि यार क्या पर्सनालिटी है उसकी, बॉडी लैंग्वेज क्या है उसका, देख के तो अलग से एक ऊर्जा मिलती है कहीं ना कहीं पे। बस करने की भी आवश्यकता है और महसूस करने की। हम स्वयं, हर व्यक्ति ऊर्जावान होता है, लेकिन उसको महसूस करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति कर सकता है ऊर्जावान। निराश होने की इस जीवन में आवश्यकता नहीं है। हमेशा ऊर्जावान बने रहो तो जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल सर। जैसा कि देखिए पसीना हो रहा है, लेकिन सर ने एसी वगैरह सब बंद करवा दिया है। ये कह रहे हैं कि हम लोग योग के विद्यार्थी हैं, एसी की क्या ज़रूरत है, आपको इंटरव्यू वगैरह लेना है तो आप एकदम स्वच्छ वातावरण में लीजिए। तो हालांकि एसी बगल में है एसी रूम, लेकिन सर ने कहा कि नहीं इसी कक्ष में होगा। हम लोग कुछ तो संदेश देना चाहेंगे, तो आप लोगों से भी निवेदन है कि एसी का कम से कम आप लोग प्रयोग करें। सर अभी जो बता रहे थे कि हमने पूछा कि ऊर्जा कहाँ से आपको मिलता है, इतनी उत्साह कहाँ से मिलती है, तो इन्होंने 3 चीज़ों की जिक्र किया। पहला कि विद्यार्थियों से, दूसरा इन्होंने कहा कि आत्मज्ञान से, और तीसरा इन्होंने कहा कि सूर्य के प्रकाश से। तो इन चीज़ों का जो सामंजस्य सर के पास, इससे इनके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह हमेशा बनी रहती है। इसी क्रम में मैं सर से अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सर जब आपके विद्यार्थी यहाँ से पास आउट होकर के जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है, तो वो कहते हैं लोग कि सर के पास थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। चूँकि सर लखनऊ विश्वविद्यालय का इंटर यूनिवर्सिटी में प्रतिनिधित्व भी करते हैं और हर वर्ष अनेकों विद्यार्थियों को लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से इंटर यूनिवर्सिटी के लिए ले जाते हैं। तो इसके बारे में सर से मैं पूछूंगा कि सर ये प्रैक्टिस जो आप आसनों का अभ्यास कराते हैं, इतनी स्मूथली, इतनी आसानी से बेंडिंग करा देते हैं, तो इसके बारे में सर आप कैसे? देखिए, प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि स्वयं का भी अभ्यास होना अति आवश्यक है। मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं अधिकतर मेरा बहुत लंबा समय छात्रावासी जीवन रहा है, और छात्रावासी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको मैंने बड़ा विधिवत ईमानदारी से मैंने पालन किया है। मुझको याद है कि जब मैं छात्रावास में रहता था तो मैं मॉर्निंग में 3 बजे उठ जाया करता था। 3 साढ़े 3 बजे मेरा उठना होता था,
और जब छात्रावास के लोग उठकर जागते थे उस पीरियड में उतने समय में मैं सारी चीज़ें अपना योगासन का अभ्यास, अपना ध्यान साधना में सब कुछ कर चुका होता था। तो ये हमारी जीवन की एक चर्या में मतलब शामिल था इसको, क्योंकि बिना इसके मैं रह नहीं सकता। जबकि ऐसा नहीं कि मैं, तो यही इससे हमको खुद को बड़ा बल मिलता था। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा खुद का अपना अभ्यास नहीं है, आज मैंने ये थोड़ा सा कमी भी महसूस करी कि थ्योरेटिकल तो नॉलेज है, आसन के बारे में बता दिया जाता है कि ऐसा आसन, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और जब तक स्वयं की प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो तब तक हम उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे सकते। मैंने बहुत से संस्थानों का, जो विश्व के अग्रणी संस्थान रहे, मैं बिहार योग विद्यालय मुंगेर से भी जुड़ा हुआ हूँ, लोनावाला से भी जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा एक ये रहा है, ध्येय रहा है कि जहाँ से मुझको अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें, उस ज्ञान को प्राप्त करने में मैंने कभी भी अपने आप को कोई संकोच नहीं किया। एक छोटा भी आदमी मुझको पता लगा कि अगर इसको ये विधा बहुत अच्छी मालूम है तो मैं शिष्यवत होकर के और उससे मैंने वो विधा लेने की कोशिश की है और उसको अपने में उतारने का प्रयास किया। इससे क्या होता है कि जब हम आज ऐसा एक अवसर मुझको मिला है कि शिक्षक बनने का, तो मैं उसी जो तकनीक है वही विद्यार्थियों को भी देना चाहता हूं कि देखिए, योगासन की तक ही सीमित ना रहो। एक एक्शन रिएक्शन हम पढ़ते थे ना, जैसे मैं बताता था क्लास में कि जब हम किसी आसन को करते हैं तो बहुत स्मूथली, सबकी बॉडी का लेंथ अलग अलग है, बॉडी का टोन अप अलग अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। एक बच्चा अगर जो अच्छा कर सकता है तो ज़रूरी नहीं कि वो एक वृद्ध आदमी या युवा उस तरीके से कर सके, लेकिन उसको कहते हैं कि करत करत अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना है। और निरंतर कछुए की चाल चलो आप, ज़रूरी नहीं कि खरगोश की दौड़ लगाना प्रारंभ करो। आज क्या है कि व्यक्ति खरगोश की चाल जम करना चाहता है कि हम जम करके बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीख लें, जबकि मेरा कहना है कि ताजीवन जब तक मेरा जीवन है और मेरे जीवन के साथ में चलने वाली ये योग की क्रियाएं हैं और इसको अपने जीवन में ढालें और नित्य प्रतिज्ञाएं जितना भी समय दें और थोड़ा बहुत वक्त देते हुए आप देखिए आप भी उसमें मास्टर हो जाएंगे, वो आपको भी इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ये व्यवहारिक चीज़ है, ये मतलब स्वयं करने की चीज़ है, ना कि कराने की। और जितना आप करते जाएंगे देखिए आपको स्वयं से एक ज्ञान उत्पन्न होगा और आपको उसमें रुचि होने लगेगी। जैसा कि सर ने बताया कि जो विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया है, इन्होंने एक चीज़ इसमें संलग्न किया कि आजीवन, हमें ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल करना है। इन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन के साथ योग को जोड़ लिया है। इस प्रक्रिया से जब योग को किया जाएगा तो हमारे अंदर उत्साह और हर प्रकार की चीज़ें बनी रहेगी। इसी क्रम में सर से मैं एक अलग क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि सर, आपकी कक्षा में हमने भी देखा है, बहुत से लोगों ने देखा है और सभी लोग जानते भी हैं कि बड़े बड़े अधिकारी, IAS, PCS, सचिव, मंत्री सभी आपकी कक्षा में आते हैं, लेकिन सबसे आप उन्हीं दृढ़ता के साथ अनुशासन का पालन करवाते हैं। जैसे कि आम विद्यार्थियों से आप अनुशासन का पालन करवाते हैं, वैसे ही उन सभी लोगों से आप अनुशासन का पालन करवाते हैं और योग की कक्षा में अपने योग को संचालन करने के दौरान आप अनुशासन पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं और दृढ़ता से उन लोगों से फॉलो भी करवाते हैं। इतनी दृढ़ता आपके अंदर सर कहाँ से आती है? देखिए, यह हमारे गुरु जी, हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी, उनका एक कहना था कि आप अपना कर्म करते जाओ। मैं जब कोई क्लास लेता हूँ तो वहाँ पे यह नहीं देखता हूँ कि कोई अधिकारी है, कोई IAS है, कोई PCS है, यानी कोई किसी, मैं एक सबको समत्वम योग उच्यते जो कहा गया, समत्व की भावना सब में। एक अंतिम पावदान पर बैठा हुआ बच्चा भी है, वो भी हमारे लिए उस समय उसी श्रेणी में आता है। और चूंकि IAS IPS कोई भी आए, उनके आप पदनाम को मत देखिए, मैं उनके पदनाम को नहीं देखता हूँ। और मैं आपको निश्चित बता सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो विद्यार्थी, मैं कभी कभी कहता भी हूँ कि कई बार कुछ IAS इस तरीके के आए जिन्होंने गुस्सा भी हुए, नाराज़ भी हुए। जब मैं अनुशासन की बात करता था, मैंने उनको क्लास से बाहर भी किया, या इस तरीके से जब तो वो काफ़ी रुष्ट हुए। तब मैंने कहा कि एज ए विद्यार्थी जीवन, अगर विद्यार्थी बन कर के आप आए हैं तब तो मेरा क्लास अटेंड करें। और अगर आपके दिमाग में अभी कहीं अहंकार है कि मैं IAS हूँ, PCS हूँ, तो आप कृपया करके और कोई क्लास देख लें या बता दें कि मैं क्लास से चला जाऊं अगर मैं मुझसे असंतुष्ट हैं आप। क्योंकि मेरा ये भी है कि मुझे उनसे किसी तरीके का कोई
कुछ कहते हैं ना कि आजकल की एक वो हो गया कि अपेक्षा नहीं। पता लग गया कि आईएएस है, तो पता लगा उसको, फिर हम स्वयं उसको जा करके मतलब अपने एक स्वाभिमान से नीचे जा करके कि कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए उसको हम आगे कर। लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन में किसी से भी लाभ प्राप्त नहीं लिया, चाहे कोई कितने बड़े ऊंचे पद पे बैठा हुआ हो, क्योंकि मेरा अपना जो कर्म है, मैं अपना ईमानदारी मैं चाहता हूँ कि ठीक है 100% तो कोई ईमानदार नहीं होता, मैं भी 100% मैं कह सकता हूँ ईमानदार नहीं हूँ, लेकिन 50% तो हमारी अंतरात्मा जवाब दे कि आप ईमानदार हैं। मैंने योग को अपनाया है, योग को अपने जीवन में अपनाया है, और यह हमको आत्मबल देता है। तो निश्चित है कि आज खराब लगेगा, बहुत से आईएएस उनको शुरुआत में बड़ा खराब लगा, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में शिक्षा प्राप्त करी तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि अगर पहले दिन आपने हमको इस तरीके का ना कहा होता तो शायद जो है मैं आपको इस तरीके का रिज़ल्ट ना दे पाता। और निश्चित है कि वो ज़्यादा एज के भी होते हुए उन्होंने एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में उन्होंने एक अच्छा रिज़ल्ट हमको दिया है। इसलिए अब और शिक्षक का एक कार्य भी होता है कि आप उसमें कहीं विभेद मत करें, वो चाहे किसी उसमें पदनाम को मत देखें। वो उसने अगर प्रवेश लिया है तो चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे लोअर कैटेगरी का हो, वो हमारे लिए विद्यार्थी है। इस भावना से आप शिक्षण कार्य करें, ये मेरा संदेश है। कभी भी और कोई लाभ कि हमको क्या लाभ दे सकता है? कोई लाभ एक ही दे सकता है, ईश्वर दे सकता है। इसके अलावा अन्य जो पदनाम पे बैठे हुए कोई हमको लाभ नहीं दे सकते हैं। तो मैं उस पे भावना पे कार्य करता हूँ, और निश्चित है कि हमको ईश्वर बल भी देता है। और ठीक है, कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयों को मैंने कभी कठिनाई समझा ही नहीं। कई इस तरीके के हर्डल्स आए हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं अपनी बात पर दृढ़ रहा, और ईश्वर ने हमको जो है वो निश्चित है हमको पुश किया। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में तभी दृढ़ इच्छा अंदर से होता है। ठीक है सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसी क्रम में मैं अगला प्रश्न सर से पूछना चाहूँगा कि इस उम्र के पड़ाव में आप हजारों की संख्या में और लाखों के विद्यार्थियों को आपने योग की शिक्षा दे चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, योग जो विषय है, अन्य विषयों के मुकाबले आप योग विषय को भविष्य में कहाँ देखना चाहेंगे? देखिए, योग जहाँ तक जो हमारे अखिलेश जी ने एक प्रश्न किया कि योग तो सभी करते हैं। हम लोग जब जन्म लेते हैं, एक बच्चा जन्म से ही योगी होता है, और बस उसको कर्मों को करना पड़ता है, कर्म को अपनाते हुए और महान योगी बनने की दिशा में एक प्रयास कर सकता है। जन्म से एक इनोसेंस बच्चा होता है, उसको एक संस्कार रूप में या जिस रूप में भी जो भी हमारे पेरेंट्स माता पिता जो हमको शिक्षा देते हैं, तो हर उसमें यही कहा जाता है कि आप ये ऐसा अच्छा है, इस तरीके के कर्म करिए, इस तरीके के। किसको कौन से ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करें? तो वो शुरू से ही बच्चा योगी होता है, उसको बस जीवन में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है ताकि वो आगे बढ़ सके। और जैसा कि महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग मार्ग का एक वर्णन किया है, हमको सबसे अच्छा वही, मैं उसी की माला, उसमें कहा गया ना कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 जो स्टेप हैं, अंग हैं। तो उसमें जो मैं तो समझता हूँ कि ये जो मोतियों की एक माला स्वरूप उन्होंने पिरो के दी है, मैं उन्हीं मोतियों की माला को एक जपने का प्रयास करता हूँ। अन्य मालाओं को मैं कभी भी नहीं ले कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और समाधि का मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। समाधि के जाने का मतलब ये नहीं कि समाधि में हमको चले जाना, इस जीवन समाधि में नहीं जाना। बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का। हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य का निर्धारण करना आवश्यक होता है, और उसी माला को जब मैं जपता हूँ तो मुझको एक अलग सी सिहरन सी होती है कि मुझको ये अनुभव हो जाता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ, तो मुझको दिशा देता है। बस इसी दिशा में मैं बढ़ने का प्रयास करता हूँ। बाकी अन्य कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो मैं अपने अंदर झांकने का प्रयास अवश्य करता हूँ कि मैं कितना चाहता हूँ। मैं योग से संबंधित प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सर, जब हम लोग योग करते हैं या अन्य लोग जब योग करते हैं तो उस समय उन लोगों को किस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए? योगा अभ्यास में ऐसा कौन सा आहार लें उनके लिए फ़ायदेमंद हो? बिल्कुल, बहुत सही आपने, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न अखिलेश जी ने किया है कि केवल योग करने से आज जो इस आधुनिक समय में व्यक्ति जो है तमाम अपनी भागम भाग ज़िंदगी को जी रहा है, और निश्चित है उसको स्वयं पता नहीं कि मुझको जाना कहाँ है।
दौड़ रहा है वो, और जब कहीं किसी तरीके की व्याधि उसको आती है, लगती है, तो वो फिर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि योग करें और अपने आहार को संयमित करें। तो जहाँ तक आहार की बात है तो योग में एक कोई अलग मानक नहीं है इसका, जहाँ तक मैंने फील किया है कि मैं कोई डायटिटिक्स के पास जाऊं, उससे अपना एक चार्ट बनवाऊं। ये सब बड़े लोगों की एक कहानी है, डॉक्टर इन सब चीज़ों में। मैं इसको झुटलाने के मेरा यह है कि नेचर, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। प्रकृति के निकट जितना व्यक्ति रहेगा उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। जिस तरीके से, क्योंकि प्रकृति छित जल पावक गगन समीरा जी, इनके सन्निकट जितना व्यक्ति रहेगा, प्रकृति ने हमको देखिए, चाहे वो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हर उसमें सीज़न में आप देख लें कि उसके अनुरूप ही सारी चीज़ें हमको, चाहे वो सब्जियां हों, फल हों, फ्रूट्स हों, सारी चीज़ें हमको उपलब्ध कराई हैं। क्यों? नेचर से बड़ा तो कोई डॉक्टर नहीं है। तो जब नेचर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, वो हमको दे रहा। आप गर्मी जो सीज़न चल रहा है इस समय, उसमें देखिए सारी पानी वाली चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो व्यक्ति को पानी वाली चीज़ें लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए मानसून के अनुसार। मानसून के अनुसार आप सारी चीज़ें, जैसे जाड़े में देखिए पानी वाली चीज़ें गायब हो जाती हैं, और उनको आप लेना चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आज जो दिखावा ज़्यादा हो गया। दिखावा, मैं समझता हूँ कि दिखावा का मतलब, जैसे आज मैंने देखा एक व्यक्ति हमको मिले एक बार, और वो एक ब्रोकली लिए जा रहे थे, तो या उस गोभी टाइप की चीज़, जबकि उसका सीजन नहीं था, लेकिन वो दिखाने के चक्कर में हाथ में पकड़े लिए जा रहे थे कि लोग देखें कि देखो कोई नहीं खा पा रहा, मैं उसको खा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, खाओ, उनकी अपनी, कोई किसी को कैसे रोक सकता है। लेकिन खान पान जो है कि जिस तरीके से हमको नेचर देता है, और हम अपने शरीर को दृष्टिगत रखते हुए ही खाएं। होता यह है कि आज जैसे कि एक व्यंजन बने, मैंने देखा है कि एक थाली में पता लगा भिंडी की सब्जी भी है, या अन्य सब्जियां में 4-6 सब्जी बना दी जाती हैं। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जब खाओ तो बहुत ज़्यादा वैरायटी पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अमाशय है, अमाशय का मतलब है कि पेट की, हमारे शरीर की एक टंकी है। और टंकी का मतलब है कि जैसे कि हमारे घरों में टंकियाँ होती तो हम लोग साल 6 महीने में सफाई करवा देते हैं, लेकिन इसको तो हम देख नहीं पाते ना। इसको तो हम अपने खान पान के द्वारा ही इसकी सफाई कर सकते हैं। तो अल्प भोजन जो कहा गया है, अल्प भोजन, पौष्टिक भोजन, जिसमें हमको थोड़ा सा खाने पर भी शरीर की सारी चीज़ें हमको प्राप्त हों, ऐसा भोजन करना चाहिए। और अलग से कोई चीज़, ये बहुत महंगी चीज़ें नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो नेचर ने दिया, बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें, सब्जी और जितना भी फ्रूट्स हैं, ना फ्रूट्स खा सको आप सब्जी का सेवन करो, आप रोटी खाइए, लेकिन हमारी इसमें टाइमिंग जो है आहार की, वो बड़ी नियत होनी चाहिए। आज सारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो टाइमिंग को लेकर के हो रही है कि हमको नाश्ता कब करना है, हमको भोजन कब करना है, और हमको शाम का भोजन कब करना है, या हमारे जीवन के साथ में होना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा नियमित है कि 8:30 से पहले हम भोजन कर लेते हैं। अगर 8:30 के बाद कहीं, ठीक है, पार्टी वगैरह, हम भी लखनऊ में रहते हैं और पार्टियां अटेंड करते हैं, लेकिन जहाँ 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, तो भाई फिर भोजन ज़रूरी नहीं कि भोजन करिए आप। शरीर है, शरीर को जैसा बना लीजिए, इसमें कोई अलग से आप कोई चार्ट वगैरह नहीं है कि इस समय ये खाइए। लोग आजकल देखते हैं कि इसमें कितनी प्रोटीन है, क्या चीज़ है, कुछ नहीं। आप जो नेचर आपको प्रोवाइड करवा रहा है, नेचर से बढ़ के कोई डॉक्टर नहीं है, उस डॉक्टर को आप फॉलो करें। और देखिए जैसे सहजन आज है, देखिए सहजन खूब चल रही है आजकल, और कहते हैं सहजन जो है वो गरीबों का भोजन है। मतलब मैंने देखा है कि अमीर लोग कम सहजन को पसंद करते हैं, लेकिन सहजन में देखिए कितने लाभ हैं। सहजन की पत्तियां हैं, उनका लोग साग बनाते हैं, उनकी जो फली है उनकी सब्जी बनाते हैं, और शरीर के लिए इतना लाभकारी ये चीज़। हर महंगी दिखने वाली चीज़ वो लाभकारी नहीं होती, जान लीजिए आप। जो सस्ती चीज़ें हैं, जो हर व्यक्ति की पहुंच जहाँ तक है, वही शरीर को लाभ देती हैं। तो जहाँ तक मेरा यह आहार है, तो आहार आप नेचर जो हमको प्रोवाइड करवा रहा है उसके तहत रहते हुए तब आप योग करें, तो आप देखिए दोनों चीज़ें मिल करके आपको अच्छी हेल्थ जो है प्रदान करेंगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, और साथ साथ आपका विचार जो है वो भी आपके निर्मल रहेंगे। कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन।
जैसा कि सर ने बताया कि आप लोगों को आहार का सेवन मानसून के अनुसार और दूसरा टाइमिंग, इन दोनों चीज़ों का अगर कम्बिनेशन आपके साथ रहे तो आहार का पूर्ण रूप से हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी क्रम में सर से मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सर, योग जो है वो प्रायः दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। योग तो अनेकों प्रकार के हैं, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, न्याय योग, पातंजलि योग, अनेकों प्रकार, घेरण संहिता में योग। लेकिन ज़्यादातर जो योग हमारे हैं वो आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, जो भी चीज़ें हैं उन सभी को दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो शारीरिक अवस्था के द्वारा, एक मानसिक अवस्था के द्वारा। तो इन दोनों में सर किस पे ज़्यादा व्यक्ति को फोकस करना चाहिए? जहाँ तक बहुत अच्छा प्रश्न है अखिलेश जी का, क्योंकि आज जो दिखाई दे रहा है वो फिजिकल लेवल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जी। कोई पावर योगा चला रहा है, ठीक है, मैं समझता हूँ हर पार्क में मैं मॉर्निंग में उठ के जाता हूँ, देखता हूँ कि सब योग कर रहे हैं बैठ करके, तो ठीक है, कुछ सही कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं, अगर जहाँ तक मैं हो सकता है उसको सही करा देता हूँ। लेकिन हर व्यक्ति ये देख रहा है, मैं ये सोचता हूँ चलो ठीक है, इस बहाने वो मॉर्निंग में उठ करके कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं, ठीक है। मेंटल लेवल आपका बहुत ऊंचा होना चाहिए। मानसिक रूप से पहले आप अपने आप को तैयार करें कि मैं कर रहा हूँ। होता जो ना कि हम योग तो कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो विषय हमारे मन के अंदर चल रहे हैं, मानसिक हमारी शांति नहीं है। केवल उस टाइम को फॉलो कर रहे हैं कि हमको आधा घंटा जो फिजिकल खूब कूदना फांदना है, योग करना, आसन करना है, प्राणायाम करना है, और वो टाइम खत्म हुआ मैं भाग खड़ा होता हूँ। मानसिक रूप से पहले अपने आप को तैयार करिए। मानसिक रूप से जिस दिन आप तैयार करके जब फिजिकल लेवल के जितने भी चाहे आसन करें, चाहे थोड़ी देर के लिए, वो आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद होंगे। और केवल फिजिकल को ही मत लें। फिजिकल तो ठीक है, बॉडी आपकी सही बने, शरीर आपका हष्ट पुष्ट लगे देखने में, लेकिन अगर मानसिक रूप से आप तैयार नहीं किए तो आप अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि योग में बहुत चीज़ें हैं, योग निद्रा और सारी चीज़ें हैं। प्राणायाम तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। प्राणायाम आज प्राणायाम कोई करता ही नहीं है। प्राणायाम प्राण तत्व की जो साधना कर रहा है, तो उसके लिए तो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। केवल सांस लेना, सांस निकालना, बैठ गए आधा घंटा कर लिया, हो गया प्राणायाम, ठीक है, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम श्वास को जान रहे हैं। लेकिन प्राण तत्व की साधना सबसे कठिन साधना है, तो इसलिए उसमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसा सर ने बताया कि दो चीज़ें हैं, शारीरिक और मानसिक में आप सबसे पहले मानसिक रूप से प्रिपेयर होइए और मानसिक शक्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ाइए सर के अनुसार। यानी आप शारीरिक आसन प्राणायाम वगैरह तो करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फोकस करिए तो मेंटेलिटी पे, यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मानसिक अगर हमारा स्तर सही है ना, तो फिर किसी कहते ना कि यही गड़बड़ा गया तो सब चीज़ें सब अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया रखिए, इसको शांत रखिए, इसको बढ़िया रखिए और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करिए हर चीज़ में। ठीक है सर। यह सर थोड़ा सा अन्य क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग का यह प्रश्न है कि ज़्यादातर लोग जब स्टार्ट करते हैं योग को तो बहुत ही उत्साह के साथ करते हैं कि मैं बहुत देर तक इसको करूंगा और बहुत दिनों तक इसका पालन करूंगा, लेकिन एक हफ्ते, महीने, ज़्यादातर 2 महीने जाते जाते उनके अंदर उसमें नीरसता आने लगती है और उसके बाद से योग को वह त्याग देते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए कि योग के प्रति दिन बाय दिन उसके अंदर उत्साह बना रहे? यहाँ तक एक बड़ा क्वेश्चन जो किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी बहुत अच्छे हैं और ये अपने में एक अलग क्वेश्चन है कि कैसे उत्साह बना रहा है। क्योंकि हम कोई चीज़ कभी कभी जब देखा देखी करते हैं, अच्छा। और हमारा मानसिक रूप से हम कमज़ोर रहते हैं, तो क्या होता है कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन तो हम बहुत उत्साह के साथ में करते हैं और धीरे धीरे वो उत्साह ठंडा होता जाता है। योग एक ऐसी विधा है कि आप बहुत आराम से स्टार्ट करें, और उसमें क्या होता है ना कि आज का व्यक्ति चाहता है कि हमने किया है हफ्ते भर के, हमको बहुत जल्दी वो लाभ दिखाई दे। अच्छा। योग में दिखाई नहीं देगा, जान लीजिए। योग में जहाँ तक मैंने देखा, अनुभव किया, योग की एक अलग फीलिंग्स होती है कि मैं योग करता हूँ, दिन भर हमारे शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है, हमारा मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है, शरीर और मन का जो संतुलन है वो बना रहता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर करेंगे तो वो आज भी बहुत से लोग करते हैं, तो नियमित करते हैं, तो उनको जिन्होंने अनुभव किया है वो करते हैं। लेकिन अगर ये सोच करके कि अगर हमने 10 दिन किया तो हमको क्या मिला, क्या लाभ हुआ, तो ऐसे व्यक्ति बीच में ही वो मैं समझता हूँ बैक टू पवेलियन वापस चले जाते हैं। तो मैंने कहा ना कि ये बैक जाने की चीज़ नहीं, ये जीवन के साथ में योग को जिया जाए,
जी हाँ। एक जीने की विधा सिखाता है योग हमको। जीने की योग को फिजिकल नहीं कि आसन कर लिए प्राणायाम कर लिए, जीवन को कैसे जिया जाए, यह जीवन का मर्म। अभी आपने देखा, मैं अभी जैसे 2 साल जो कोरोना का रहा है, तो लोग कहते हैं कि कोरोना के प्रति तमाम वो निगेटिव नकारात्मकता रही। लेकिन ठीक है, हमको भी बड़ा कष्ट हुआ कि जो मेरे बहुत से अपने चले गए, जिनके परिवार के चले गए, तो दुखद तो है ही, लेकिन उसने बहुत कुछ हमको दिया भी। एक जीवन जीने के मर्म को उसने सिखाया है कि मेरी आवश्यकताएं क्या हैं, मैं कितनी आवश्यकताओं में अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जी सकता हूँ। जिसने, लेकिन आप देखिए जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ, धीरे धीरे फिर अपनी लय में मनुष्य आता चला जा रहा, धीरे धीरे देखिए वो चेंज होता है। लेकिन अब उस 2 साल के पीरियड में आप देख लो कि आपको रोटी कपड़ा और मकान और एक अच्छी हेल्थ के बारे में ही मैं समझता हूँ कि इन्हीं की चर्चाएं प्रत्येक घरों में 2 साल हुई हैं, और लोगों ने उसमें सुधार भी प्राप्त किया है बहुत सी चीज़ें। तो दृष्टिकोण सही होना चाहिए। दृष्टिकोण अगर हमारा सही नहीं होगा तो फिर कैसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि उत्साह बनाने के लिए सर जैसा बता रहे हैं कि अगर आप हमेशा इसको करना चाहते हैं, बीच में त्यागना नहीं चाहते हैं या निरस्ता नहीं लाना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये सोच के मत करिए आप योग कि हमें 1 महीना करना है, 2 महीना करना है। इसको आप अपने जीवन प्रयत्न सोच कर करिए। सर का कहना है कि आप उससे लाभ प्राप्त करने की तुरंत कोशिश मत करिए, लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसको अपनाने का कोशिश करिए, जिससे कि आपको अपने आप उसका फायदा और लाभ मिलने लगे। सर, योग में रोजगार से संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। चूँकि आप हजारों लाखों विद्यार्थियों को अपने अंडर में शिक्षा दे चुके हैं और पास आउट करा चुके हैं, डिप्लोमा, डिग्री, अनेकों प्रकार के 3 मंथ के कोर्स आप चलाते हैं और लोगों को शिक्षित भी करते हैं। और यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से वह लाखों की संख्या में लड़के विगत वर्षों से मार्कशीट और पास आउट हो रहे हैं। तो इस क्रम में मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। योग से जो बच्चे डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं वह अपने आप को बेरोजगार पा रहे हैं। यह सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय का ही नहीं, देश के तमाम यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थी अपने आप को योग से पास आउट पा रहे हैं। पाने के बाद 2 साल 3 साल और लाखों की संख्या में फीस देने के बाद वो स्वयं को बेरोजगार पा रहे हैं। इससे भी सर आप क्या कहना चाहेंगे और किस क्राइटेरिया पे आप ध्यान देना चाहेंगे कि लोग योग के क्षेत्र में भी सरकार से या अन्य निजी संस्थानों से योग के क्षेत्र में भी रोजगार प्राप्त हो सके? देखिए, जहाँ तक आपका प्रश्न है तो मेरा अपना अनुभव है कि सरकार तो इस दिशा में कुछ नहीं करेगी। जहाँ तक देखें कि योग करने वाला जितने भी हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालय से जो बच्चे पास आउट होकर निकले हैं, लेकिन क्या है कि एक ऐसा लालच दिया गया है बच्चों को कि नहीं, योग की डिग्री ले लीजिए और तो आपको रोज़गार मिल जाएगा। और रोज़गार भी आज किस श्रेणी का दिया जा रहा है, आप देख लो कि एक मजदूर भी उससे ज़्यादा वेतन उठा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है। हाँ ठीक है, एक ये है कि विकल्प है कि कुछ बच्चे अच्छे निकल गए हैं, उनको कहीं ना, लेकिन आज बच्चों को मैं देखता हूँ तो बड़ा कभी कभी कोफ्त भी होता है कि आज पास आउट हो जाने के बाद बच्चे रोड पे ही टहल रहे हैं। अब उसके मैं क्या कहूँ कि कुछ बच्चे चलो ये अपने सबके पास तो साधन नहीं है कि वो अपना कहीं आश्रम खोल लें या कोई इस तरीके से खोल लें। बेचारे मॉर्निंग में उठते हैं, फिर डोर टू डोर जाके सिखाते हैं, लेकिन आखिर वो कब तक दौड़ेंगे? एक एज के बाद, एक समय के बाद उनकी निरस्ता जीवन में आ जाएगी और वो उनको पूरा पैसा भी नहीं मिलता है, उनको अपने परिवार को, अपने सब समाज को, सब कुछ परिवार को ही पालना पड़ता है कल को। तो मैं देखता हूँ कि शायद अभी बहुत जल्दी तो ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए। माननीय हमारे जैसे योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और जो ध्यान देंगे तो निश्चित है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, इंटर कॉलेजेस हैं हमारे, उसमें ठीक है एक मानक रख दीजिए कि जो बच्चे मास्टर डिग्री किए हैं या नेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी किए हैं, जो भी हैं, उनको इंटर कॉलेज में एक शिक्षक की भूमिका में उनको लें तो बच्चे उससे और प्रोत्साहन मिलेगा। केवल 21 जून के लिए योगा डे, आज मैं देख रहा हूँ कि 21 जून जो आता है, देखिए तमाम तरीके योगाचार्य, हर तीसरा व्यक्ति योगाचार्य बन के आ जाता है। उसके बाद फिर 21 जून के बाद देखिए ढूंढे योगाचार्य नहीं मिलेंगे। लेकिन इस दिशा में हमारे जब तक देखिए अब माननीय लोग इसमें कुछ ध्यान नहीं देंगे, तब तक जो बच्चे हमारे यूं ही टहलते रह जाएंगे, शायद उनको कोई काम नहीं मिलेगा। और आयुष विभाग देखिए आज जो वेलनेस सेंटर हैं जगह जगह हैं,
कम है वेलनेस सेंटर, लेकिन तादाद हमारे बच्चों की पास आउट, क्योंकि केवल लखनऊ विश्वविद्यालय से ही बच्चे नहीं पास आउट हुए। आप देख लीजिए पूरे प्रदेश से देख लीजिए, अन्य प्रदेशों से देख लीजिए, चाहे वो गुरुकुल कांगड़ी हो, चाहे वो देव संस्कृत विश्वविद्यालय हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे कहीं बच्चे तो हर साल निकल रहे हैं। लेकिन हम अगर उनको कहीं प्लेस नहीं कर, सबको तो हम सन्यासी नहीं बना सकते कि योग करो जाइए समाधि में बैठ जाओ जा करके। उनको समाज में जीना है, और निश्चित है कि अगर उनको थोड़ा शासन इस पे ध्यान दे कि जो योग किया हुआ बच्चा जो है, जो युवा निकला है, तो निश्चित अपने कार्य में निपुण होगा, और उसको प्रायोरिटी पे कहीं ना कहीं उसको जॉब देने का एक प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा, समाज के लिए भी अच्छा रहेगा। और जो कहा गया ना कि इस भारत के जो भविष्य की हर बात करता है, लेकिन ठीक है, ज्ञान देना अलग की चीज़ है। हर माननीय आज ज्ञान की बातें दे रहा है। कहते हैं जिनका पेट भरा हुआ वही ज़्यादा ज्ञान देता है, लेकिन उन बच्चों से पूछो जो पास आउट हो निकले बेचारे, सुबह सुबह साइकिल लेके या दौड़ रहे हैं, घर घर दौड़ रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपये उनको प्राप्त हो रहे हैं, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे? थोड़ा इधर ध्यान दें, बाकी थोड़ा सा आप ध्यान दें, थोड़ा सा बच्चे ध्यान देंगे। देखिए दोनों मिल के इस समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत देखिए सर ने बहुत अच्छी बात कही, और मैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री और इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इन सर की जो सुझाव है, जो इन्होंने बहुत दुखदाई लोगों का कष्ट, जो हमारे बच्चे हैं यहाँ से पास आउट होकर जा रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, उन बातों को इन्होंने सर ने जो बताया उस पर थोड़ा सा हमारी सरकार और देश और प्रदेश की सरकार अमल करे तो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और योग दिन प्रतिदिन एकेडमिक क्षेत्र में भी विकास करता जाएगा। फील्ड में तो हमारा योग माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से प्रचार प्रसार में लगा ही है, लेकिन एकेडमिक क्षेत्र में भी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ध्यान दें तो बहुत अच्छा विकास हो सकता है। अंत में मैं सर से लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सर आखिरी में आप योग को लेकर के हमारे प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, इस विश्व को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे मुंह से तो यही निकलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी योग करें, सभी निरोगी रहें, और क्योंकि अच्छी जब हेल्थ मेरी होगी तभी हम कोई अच्छी कर्म कर सकते हैं, समाज को हम कुछ दे सकते हैं। अगर मेरे स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सभी से मेरा यही शुभकामनाएं हैं कि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो और भयावह स्थिति, एक योग करने वाला ही व्यक्ति उस भयावह स्थिति का वो क्या बोलते हैं बैरियर बन के खड़ा हो सकता है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित है कि आज युवा का एक तो बेरोजगारी है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कभी किसी को कोई जो है वो कष्ट ना दे। अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत अच्छा संदेश आपको भी अखिलेश जी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ईश्वर करे आपको जो है बहुत सर, बहुत अच्छा सर ने संदेश दिया। और मैं अंदर से आप बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये बहुत अच्छा, ये छोटा सा इंटरव्यू है लेकिन बहुत अच्छा रहा। सर ने छोटे शब्दों में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बातें कर दी, और योग ही नहीं, योग में आने वाले तमाम क्षेत्रों को इन्होंने प्रकाश डालने का प्रयास किया। और अंत में मैं यहाँ से आह्वान करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो 21 जून आ रहा है उस पर सरकार को एक पहल लाना चाहिए कि देश के जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हमारे शिक्षकगण हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या जो भी हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, चूँकि इन्हीं के द्वारा ही बच्चों के अंदर योग का एकेडमिक विकास हो सकता है और हो भी रहा है। इन्हीं लोगों के द्वारा कैसे यह शारीरिक संरचना से लेकर के मानसिक संरचना को पूरा विस्तृत वर्णन कराते हुए योगा अभ्यास कराते हैं। सिर्फ योगा अभ्यास या इंस्ट्रक्टर की तरह नहीं काम करते हैं, यह लिखित, मौखिक, शारीरिक हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करते हैं। तो इस 21 जून पे मैं सरकार से चाहूँगा कि देश की तमाम यूनिवर्सिटी से या अनेकों विद्यालय से योगा शिक्षक को अपने किसी भी प्रशस्ति पत्र या सम्मान के तरफ से हर 21 जून पर देने का प्रयास करें, जिससे हमारे सर का या हमारे जो गुरुजन बिंदु हैं उन लोगों का मनोबल हमेशा बना रहे और एक अच्छी प्रकार से योग की शिक्षा प्रसारित और प्रचारित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।